हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.6। क्वेश्चन नंबर 1.5 तक हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.6 टू क्वेश्चन नंबर 1.9। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज based on the nature of intermolecular forces operating in them। इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने कुछ सॉलिड्स दे रखे हैं हमको और हमें उनकी कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड करना है, उनके और उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बताना है कि उनमें कौन कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम सल्फेट, तो एज वी नो पोटेशियम सल्फेट एक आयन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आयनिक सॉलिड है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो है कोलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम बात करते हैं सेकेंड, टिन। टिन क्या है? टिन एक मेटल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टिन मेटालिक सॉलिड है। तो मेटालिक सॉलिड में कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं? मेटालिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज़ बेंजीन। जो बेंजीन है वो एक मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर जो ये कौन सा सॉलिड होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? लंडन फोर्सेस भी होती हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। लेकिन जो बेंजीन है उसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी। नेक्स्ट इज़ यूरिया। यूरिया इज़ अ लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके अंदर भी कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। अब नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया भी मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी मॉलिक्यूलर सॉलिड और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही होगी, या लंडन फोर्सेस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर। वाटर इज़ लिक्विड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट इज़ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो है वो आयन है, तो इसमें आयनिक बॉन्डिंग होगी और आयनिक बॉन्डिंग के अंदर कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं? कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी कि इसमें भी ये कोवलेंट सॉलिड है, यानी इसके अंदर जो इसके अंदर जो फोर्सेस यूज़ होंगी वो है कोवलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज़ रुबीडियम। जो रुबीडियम है वो एक मेटल है, हम उसके अंदर देख सकते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर कि रुबीडियम एक मेटल है, तो इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट इज़ आर्गन। आर्गन एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी, तो यानी कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है और इसके अंदर लंडन फोर्सेस हो सकती हैं और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट इज सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और इसके अंदर जो मतलब फोर्सेस यूज़ होते हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉलिड ए इज़ अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो सॉलिड ए है वो एक बहुत हार्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। इन सॉलिड स्टेट में वो बहुत हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, और मोल्टन स्टेट में well as in molten state and melts at extremely high temperature। और इन्होंने कहा है वो मोल्टन स्टेट में भी वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और सॉलिड स्टेट में भी वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, और मेल्ट होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। तो बताओ कौन सा सॉलिड है ये? हम देखते हैं कि सबसे पहले मोल्टन स्टेट और सॉलिड स्टेट में ऐसा कौन सा है जो इंसुलेटर रहता है। मॉलिक्यूलर में बात करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड इंसुलेटर है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी लो है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज़ आयनिक। आयनिक के अंदर तो इंसुलेटर में सॉलिड स्टेट है बट सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है बट मोल्टन में कंडक्टर है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज़ मेटालिक सॉलिड। इसमें
कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी, लेकिन हमने तो इंसुलेटर देखना है, तो इसीलिए मेटालिक सॉलिड भी नहीं है ये। अब हम बात करते हैं कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड की। इसमें देखते हैं हम, ये इंसुलेटर है, यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं कर रखी मोल्टन में या उसमें सॉलिड में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों में इंसुलेटर है। अब देखते हैं हमारी सेकंड कंडीशन की है वेरी हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो देखो इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये कौन से टाइप का सॉलिड है, ये कोवलेंट सॉलिड है या नेटवर्क सॉलिड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। इसका एग्जांपल इसका आंसर बहुत इजी है कि जो सॉलिड स्टेट में उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं और मूव नहीं करते, लेकिन मोल्टन स्टेट में वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मलाएबल और डक्टाइल। मलाएबल और डक्टाइल होता क्या है, जब हम उनको ज़ोर ज़ोर से बीट करते हैं तो उनका थिन शीट्स और थिन वायर्स में कन्वर्ट होना मलाएबिलिटी और डक्टिलिटी शो करता है। तो अब हम देखते हैं कौन से सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी हैं, मलाएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। तो हम बात करते हैं, ये देखो जो हमारे मेटालिक सॉलिड हैं वो हार्ड हैं, मलाएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं या नहीं हैं। कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, तो इसीलिए ये कौन से सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी हैं, मलाएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। ये सब तो थे हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पिछले वाले टॉपिक पढ़े थे। अब हम आगे करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ये पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि यूनिट सेल की, मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल, दिस इज़ अ यूनिट सेल। ठीक है, ये इसका एक सेंटर है, तो इसका सेंटर इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है, यानी इसके अंदर वो एक यूनिट सेल के अंदर या एक लैटिस के अंदर वो 4 पोर्शंस बना रहा है। 4 पोर्शंस इस मतलब ये एक बॉडी सेंटर होगा, इसने 4 पोर्शंस बना दी, इसके अंदर भी एक एक पोर्शन और बनेगा। एक यूनिट सेल जो है या एक लैटिस जो है वो 8 यूनिट सेल्स कंसिस्ट करता है। ये देखो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ये एक सिंपल क्यूब है और इसके अंदर 8 क्यूब्स और हैं और ये बॉडी सेंटर इसको डिवाइड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर एटम्स कितने हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं। ये हमारा एक सेल है, बॉडी सेंटर, ठीक है। हम इसके कॉर्नर्स तो ऑब्वियस सी बात है कि काउंट होंगे ही होंगे। तो ये है इसका, जैसे कि हमें पता है कि एक क्यूब जो है वो 8 पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि एक बॉडी सेंटर जो है वो 8 अलग अलग क्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि 1/8 पोर्शन जो है उसका एक यूनिट सेल में जा रहा है। 1/8 पोर्शन ऑफ बॉडी सेंटर इन 1 यूनिट सेल। और अब हम देखते हैं कि कितना पोर्शन और इसके अंदर कितने कितने सेंटर्स आ रहे हैं। 8 सेंटर्स, 8 कॉर्नर्स आ रहे हैं, 8 कॉर्नर्स कैसे, एक क्यूब के हमने देखा था 8 कॉर्नर्स होते, तो इसमें भी सिंगल क्यूब के कितने कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे, यानी 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम होगा, ठीक है। तो 8 एटम्स इनटू में 1/8 पोर्शन, यानी कि इसमें टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हुए, 1 एटम प्रेजेंट हुआ क्यूबिक यूनिट सेल में। कितना प्रेजेंट हुआ,
1 एटम प्रेजेंट हुआ क्यूबिक यूनिट सेल में। अब आगे हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, कि इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा बॉडी सेंटर, एक तो इसका बॉडी वाला, एक क्यूब के अंदर एक ही बॉडी सेंटर्ड प्रेजेंट होगा, तो एक पूरा का पूरा ये, और 8 कॉर्नर्स यानी 1/8 पार्ट पर कॉर्नर का, यानी 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। 1/8 पार्ट प्रेजेंट होगा ईच कॉर्नर का, क्योंकि ये पूरा इसके अंदर नहीं होता, ये आगे 8 एटम में डिवाइड होगा, और भी मतलब 1/8 पोर्शन कॉर्नर का, 8 कॉर्नर्स हैं इसीलिए, और एक बॉडी सेंटर वाला। तो टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हुए? 2 एटम्स प्रेजेंट हुए। ये देखो, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 पोर्शन कॉर्नर ऑफ पर एटम, यानी कि 1 एटम, और एक बॉडी सेंटर वाला एटम, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितने एटम्स हो गए? 2 एटम्स। ऐसे अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। सबसे पहले वही कॉर्नर्स तो काउंट होंगे इसके अंदर, तो कॉर्नर्स वाले एटम इसमें हमने कितने काउंट किए थे? एक एटम है, यानी 1/8 पोर्शन ऑफ पर कॉर्नर। इसमें भी 1/8 पोर्शन ऑफ पर कॉर्नर, और 8 कॉर्नर्स हैं तो कितने एटम हो गए? 1 एटम। अब बात करते हैं हम 6 फेसेस हैं इसके। अब मैं आपको बताती हूँ, लेट दिस बी अ क्यूब। अब इसके 6 फेसेस हैं, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस और सिक्स्थ फेस। हर फेस पे एक एटम प्रेजेंट होगा। अब इस पे एक एटम मैंने प्रेजेंट, तो ये हाफ अंदर की तरफ होगा और हाफ बाहर की तरफ होगा, इसीलिए 1/2 पोर्शन यानी हाफ पोर्शन जो है वो एक क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा। और कितने फेस सेंटर हैं हमारे? 6 फेसेस हैं, तो 6 फेस सेंटर्ड एटम होंगे, और हर फेस सेंटर्ड एटम का हाफ पोर्शन क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी पर यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, इसीलिए 6 × 1/2 यानी 6 फेस सेंटर इंटू में हाफ ऑफ द पर एटम, तो कितने हुए? 3 एटम्स प्रेजेंट हुए। अब 3 एटम्स तो हमारे फेस सेंटर वाले हो गए, और 1 एटम हमारा कॉर्नर्स वाला हो गया, तो टोटल कितने एटम्स हुए? 4 एटम्स प्रेजेंट हुए। तो आज हमने ये टॉपिक किया, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के कल हम अगले इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।